वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे तो इसमें ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ना होके डायरेक्ट इसके आंसर्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोरकास्टिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका दिया था किसने? हेनरी फयोल ने। सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, ये डेवलप हुआ था कब? 1950 में। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट्स एक्सेप्ट लोन एंड अदर लायबिलिटीज इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। यानी जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल जो हमारे रिसीप्ट्स हैं वो घटा देते हैं एक्सेप्ट लोन और अदर लायबिलिटीज़ के, तो ये होता है हमारा बजट डेफिसिट। नेक्स्ट है फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी ऐसी कंपनीज जिनका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो कहाँ काम कर रही हैं? इन इंडिया। नेक्स्ट है कैपिटल रिडक्शन। तो फ्रेंड्स, कैपिटल रिडक्शन जो होता है ये आपका टू टाइप्स का होता है। एक इंटरनल कैपिटल रिडक्शन और दूसरा हमारा एक्सटर्नल कैपिटल रिडक्शन। जब हम इंटरनल कैपिटल रिडक्शन करते हैं तो इसके लिए जो शेयर होल्डर हैं, कोर्ट है और एक आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए, इन सब की परमिशन चाहिए होती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम टाइम फॉर रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर इज 20 ईयर्स एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। यानी नए कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अगर आप रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंडीशन और भी है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रही है तो ये आपके 20 ईयर्स बढ़कर 30 ईयर्स तक हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं अपने फ्यूचर के, जो भी आपके कंट्रीब्यूशन रहेगा या इन्वेस्टमेंट जो रहेंगे उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप यहाँ पर पे बैक मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये आपका प्रिपेयर होता है कहाँ से? फ्रॉम P&L अकाउंट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपका होता है क्या फ्रेंड्स? ये होता है आपका गुडविल और रिजर्व। नेक्स्ट है टेबल एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जो कॉल्स इन एरर है उस पर इंटरेस्ट का रेट है अब 10% और कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 12% एज पर कंपनीज एक्ट 2013। फ्रेंड्स, पहले 1956 के अकॉर्डिंग ये कॉल्स इन एरर आपका होता था कितना? 5% और कॉल्स इन एडवांस होता था 6%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जस्ट आपका डबल कर दिया गया है। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, रिकंस्ट्रक्शन भी आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें केवल आपकी ओनली वन कंपनी जो है वो वर्क करती है, और सेकंड आपका होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें आपकी दो या दो से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो रिकंस्ट्रक्शन करती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद एमलगेशन। एमलगेशन में व्हेन टू और मोर कंपनी लिक्विडेट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, यानी जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां लिक्विडेट होती हैं एक नई कंपनी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लाइक अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है वो दो कंपनियां हैं जो लिक्विडेट होकर एक फॉर्म कर रही हैं नई कंपनी, दैट इज सी लिमिटेड, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा? एमलिगेशन। नेक्स्ट इज एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है? व्हेन अ कंपनी एब्सॉर्ब अनदर कंपनी, यानी जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है, अपने आप में मिला लेती है। मान लीजिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपने आप में मिला लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एब्सॉर्प्शन होगा कि ए लिमिटेड जो है उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा क्योंकि उसने एब्सॉर्ब किया है, लेकिन जो बी लिमिटेड है वो एब्सॉर्ब की गई है तो उसका यहाँ पे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, यानी बी लिमिटेड समाप्त हो जाएगी और ए लिमिटेड जो है वो अपने एग्जिस्टेंस में बनी रहेगी। तो ये आपका कहलाता है क्या? एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप अपने प्रोडक्शन को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आप पेन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अब आप उसकी जगह कंप्यूटर जो है वो प्रोडक्शन में लाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा नई कंपनी के नाम से। नेक्स्ट है
बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन इट्स पेड अप कैपिटल, यानी जब आप अपने जो इक्विटी शेयर्स है उनका बायबैक करते हो, उन्हें वापस अपने परचेज करते हो, तो इसके लिए जो आपकी कंडीशन दी गई है कि ये आप मैक्सिमम 25% कर सकते हो इन अ ईयर, यानी जो भी आपकी पेड अप कैपिटल है उसका मैक्सिमम 25% आप ओपन मार्केट से बायबैक कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी ने 1,00,000 रुपये की पेड अप कैपिटल जो है वो इशू की हुई है, 1,00,000 रुपये के आपके शेयर जो हैं वो इशू हैं और आप उन्हें बायबैक करना चाहते हो, तो आप विद इन अ ईयर 1,00,000 का 25% यानी 25,000 रुपये के जो शेयर हैं उन्हें ही बायबैक कर सकते हो, यानी मैक्सिमम जो आप बायबैक कर सकते हो वो 25% होगा किसका, पेड अप कैपिटल का। नेक्स्ट है ग्रीन या एनवायरमेंटल बैलेंस शीट शोज एनवायरमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल, यानी ग्रीन या एनवायरमेंटल बैलेंस शीट जिसे कहते हैं उसमें आप एनवायरमेंटल एसेट्स और लायबिलिटीज या फिर कैपिटल को जो है वो शो करते हो। फ्रेंड्स रिसेंटली इसका जो ये ट्रेंड है एनवायरमेंटल बैलेंस शीट का ये काफ़ी बढ़ा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका बना था कब, 1986 में। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, ये आपका ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बैलेंस ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये आपका ट्रांसफ़र होता है जर्नल रिजर्व में। फ्रेंड्स इन दोनों जो आपके ये क्वेश्चन है या फिर जो आपके टॉपिक हैं इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा कि जो आपका कैपिटल रिडक्शन है वो आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जबकि डिबेंचर सिंकिंग फंड जो है वो कहाँ जाएगा, जर्नल रिजर्व में। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैलेंस शीट, यानी जो आपकी बैलेंस शीट बनाने में जो आपके जो कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू पी&एल, तो यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है पी&एल के लिए वो रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट है कैश प्रॉफिट, तो कैश प्रॉफिट फ्रेंड्स आपका क्या होता है कि जब नेट प्रॉफिट में आप डेप्रिसिएशन और प्रोविजन जो है उन्हें प्लस कर लेते हो, एड बैक कर लेते हो, तो ये आपका होता है कैश प्रॉफिट। सब डिवीज़न क्या होता है, 100 रुपीज़ शेयर कन्वर्टेड इनटू 10 रुपीज़ शेयर, यानी जब आप किसी लार्ज अमाउंट के शेयर को एक छोटी अमाउंट के शेयर में जो है वो डिवाइड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड सब डिवीज़न। इसके बाद है इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इंक्रीज इन बीईपी एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डिक्रीज इन बीईपी, यानी आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका पूरे तरीके से डिपेंड है किस पर, फिक्स कॉस्ट पर। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका जो बीईपी है वो भी बढ़ जाएगा, ऐसे ही अगर आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बीईपी जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसका हमारा फॉर्मूला होता है क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट कम होगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कम होगा, और अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट और एब्सॉर्प्शन कॉस्ट में जो आपका डिफरेंस होता है वो होता है हमारा फिक्स कॉस्ट, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट में आप लेके चलते हो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, जबकि एब्सॉर्प्शन कॉस्ट में आपका वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी होती हैं, बट ये फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वन लाइनर क्वेश्चंस का फर्स्ट लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके।